तो सभी का स्वागत है भाई। सेकंड चैप्टर है आज अपनी बुक का। राम राम भाई। बस आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चीज़ की कि कोई भी जो है इस लिंक को आगे फॉरवर्ड मत करना। वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको। लाइव क्लास देखते हो ठीक, अच्छी बात है। जो वीडियो जैसे मान लीजिए आज वीडियो है, अगर ये आप 5 दिन तक देख लेते हो ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो जो है डिलीट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ये वीडियो जो है 5 दिन तक रहेगी। फुल वीडियो जो है ये 5 दिन तक रहेगी आपकी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, 5 दिन तक कोशिश करो कि इसको जो है कंप्लीट कर लो आप। क्लियर है बात भाई। तो सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं डिवाइस के बारे में। सेकंड चैप्टर की डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं और कितनी डिवाइस होती हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। जय हिंद भाई कपिल। कंप्यूटर की इकाई यानी कि यूनिट भाई। कंप्यूटर की इकाई का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिट। कंप्यूटर की इकाई का मतलब क्या है, यूनिट। आगत इकाई का क्या मतलब है, इनपुट इकाई। आगत इकाई क्या है, इनपुट इकाई। भंडारण इकाई क्या है, स्टोरेज इकाई। भंडारण इकाई क्या है यहाँ पे, स्टोरेज इकाई। प्रसंस्करण इकाई क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रसंस्करण डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस। अंकगणित क्या है, अर्थमेटिक। अंकगणित क्या है, अर्थमेटिक। तर्क संचालन क्या है, लॉजिकल। लॉजिकल। ठीक है। ये क्या है, इनपुट यूनिट आ गई इसके अंदर, आउटपुट यूनिट आ गई, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और लॉजिकल यूनिट। सारी यूनिट जो है इसके अंदर आ गई। ठीक है ना। क्लियर है बात। तो मशीन चक्र देखिए, मशीन चक्र के अंदर होता क्या है, मशीन साइकिल इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मशीन साइकिल कहेंगे इसको। शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है मशीन साइकिल। और मशीन साइकिल के अंदर चीजें क्या क्या होती है मशीन साइकिल में, पहले तो होता है फैच। क्या होता है, पहले फैच होता है। फैच का मतलब होता है मेमोरी में से कोई चीज लेकर आना। सपोज करो ये मेमोरी है, यहाँ से सीपीयू के पास अपने डेटा लेकर आना है, तो मेमोरी से सीपीयू के पास डेटा लेकर आने को फैच कहा जाता है। स्मृति का मतलब यहाँ मेमोरी है। निर्देश का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। क्या है, इंस्ट्रक्शन। निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन। मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन लेकर आना, उनको प्रक्रिया करना, प्रोसेस करना, क्या कहलाता है, आपका फैच कहलाता है। फिर होता है डिकोड। इसका उपयोग डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य है। कंप्यूटर के समझने योग्य कब बनेगा डेटा, जब 0101 की फॉर्म में होगा। 0101 की फॉर्म में होगा तभी डेटा को कंप्यूटर समझेगा। तो अगर मान लीजिए ऊपर से आ जाता है 25, तो डेटा को समझाने के लिए इसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करना है अगर मान लीजिए 0101 में, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डिकोड बोला जाता है। यानी कि अगर इसको खोलना है तो इसको क्या बोला जाएगा, डिकोड बोला जाएगा। इसके बाद जब डिकोड हो जाता है तब एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलेगा। इस पर जो प्रोसेसर अपना काम करना शुरू करेगा, यानी कि इसका क्या करना, जोड़ करना, घटा करना, भाग करना, इसको बाहर दिखाना, इसका करना क्या है, वो एग्जीक्यूशन जो है बाद में होगी। डिवाइस जो मशीन चक्र में यानी कि मशीन साइकिल में जो हेल्प करती है, वो डिवाइस कौन सी है भाई। इनपुट डिवाइस हेल्प करती है, प्रोसेसिंग डिवाइस हेल्प करती है, आउटपुट डिवाइस हेल्प करती है और स्टोरेज डिवाइस हेल्प करती है। भंडारण उपकरण का मतलब है यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। भंडारण का मतलब है स्टोरेज। आउटपुट डिवाइस है। प्रसंस्करण यहाँ पे प्रोसेसिंग है। इंग्लिश वाले ध्यान दें, प्रसंस्करण यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग है। इनपुट डिवाइस में इस यह क्या काम करती है, अपने से बाहरी यानी कि आउटसाइड वाले को क्या करती है, आउटसाइड वाले के साथ कम्युनिकेट करती है। क्या करती है, कम्युनिकेट। संवाद का मतलब यहाँ पे कम्युनिकेट है। क्या है, कम्युनिकेट करती है अपने से बाहर वाले के साथ। अपने से बाहर वाले के साथ मतलब जैसे हमें कुछ बताना हो कंप्यूटर को तो कैसे बताएंगे भैया, तो कीबोर्ड से बताएंगे या टच से बताएंगे या माउस से बताएंगे, तो ऐसे बताएंगे ना हमें अगर कम्युनिकेट करना। तो फिर उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ी। ठीक है। इसके बाद है ऑनलाइन और डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में हम बात करेंगे ऑनलाइन और डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस में कौन सी आ गई। कीबोर्ड आ गया, कुंजी पटल इसको लिखा गया है हिंदी में, कीबोर्ड है ये, कीबोर्ड। लोकेटर डिवाइस आ गई। लोकेटर डिवाइस में माउस आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कीबोर्ड के बारे में अगर सबसे पहले पढ़े तो ये एक आम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। आधुनिक कीबोर्ड जो मॉडर्न कीबोर्ड है उसमें 104 की चाबियां का मतलब है यहाँ पे की 104 भी हो जाता है। अगर 104 ऑप्शन में नहीं है तो 100 हो जाता है। जो टॉप में की होती हैं, जो अल्फ़ाबेट की होती हैं, अल्फ़ाबेट की जो होती हैं, अल्फ़ाबेट की टॉप में जो होती हैं वो QWERTY से शुरू होती हैं, तो इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, QWERTY कीबोर्ड भी इसे कहा जाता है। अगर फेमिलियर हो आप कीबोर्ड से, विद अ कीबोर्ड,
कीबोर्ड से फेमिलियर हो तो सबसे पहले एंटर की के बारे में बात कर लेते हैं। एंटर की जो है किसी कमांड को सिलेक्ट करने के लिए, ये हटा देना आप, अगली पंक्ति में जाने के लिए ये नोटपैड में होता है और पेंट में होता है। नोटपैड में और पेंट में हो जाता है ये ऐसा काम कि एंटर दबाने से अगला काम आ जाए। लेकिन ज्यादातर एंटर की का किस लिए प्रयोग किया जाता है? किसी कमांड को सिलेक्ट करने के लिए, किसी कमांड को एग्जीक्यूट या सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है इसका। किसका? एंटर की का। किसी कमांड को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? एंटर की का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भाई टैब की क्या काम करेगी? टैब की है जो कर्सर के दाईं ओर चलेगी, दाईं ओर चलेगी, राइट साइड में चलेगी, पांच स्पेस जंप करके, ठीक है ना। जैसे कर्सर चलता है कि एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 5 स्पेस जंप करके सीधा टैब की जो कर्सर को वहां ले जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद इंसर्ट की, इसके बाद कौन सी है? इंसर्ट की। इंसर्ट की क्या काम करती है? इंसर्ट की जो है ओवरराइट करती है। क्या करती है? ओवरराइट करती है वो इंसर्ट की। ओवरराइट सीधा लिख लो बस, ओवरराइट करती है, WRIT, ओवरराइट। यानी कि पहले से लिखा गया कोई टेक्स्ट है उसको ऊपर लिख देगी। मान लीजिए ये राम लिखा हुआ, राम, और कर्सर हमारा यहाँ पे, इसके ऊपर श्याम लिखना चाहते हैं तो राम हट जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ए हट जाएगा, एच आ जाएगा, एम हट जाएगा, वाई आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा श्याम। ये इंसर्ट की का काम है। किसका काम है? ये इंसर्ट की का काम है, ठीक है ना। तो वर्तमान में टाइप किए गए लेसन के साथ पुराने लेसन को बदलने के लिए एक बार दबाएं और दोबारा दबाओगे तो मतलब दोबारा से फिर वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि पुराना लेसन जो है वो नहीं आएगा। डिलीट की क्या काम करती है? डिलीट की कर्सर के दाईं ओर, कर्सर के राइट साइड का जो है चीज डिलीट करती है। राइट साइड का कैरेक्टर, वर्ण का मतलब है यहाँ पे कैरेक्टर, वर्ण का क्या मतलब है यहाँ पे? कैरेक्टर, कैरेक्टर डिलीट करती है राइट साइड का। जैसे मान लीजिए राम लिखा हुआ है, राम, तो राम का कर्सर यहाँ पर है, तो अगर डिलीट का बटन दबाएंगे तो क्या डिलीट होगा? आर डिलीट होगा। क्या डिलीट होगा? आर डिलीट हो जाएगा अगर कर्सर दबाएंगे तो। और अब अगर मान लीजिए राम ऐसे लिखा हुआ है, राम, और कर्सर यहाँ पर है और बैक स्पेस का बटन दबाएंगे, कौन सा बटन? बैक स्पेस का, तो एम डिलीट हो जाएगा। कौन सा डिलीट हो जाएगा? एम डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाईं ओर का यानी कि लेफ्ट साइड का कर्सर जो है लेफ्ट साइड की कैरेक्टर को डिलीट करता है। वर्ण का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर है, वर्ण का मतलब क्या है? कैरेक्टर है। ये लेफ्ट साइड का करेगा, बैक स्पेस जो है लेफ्ट साइड का डिलीट करेगा, डिलीट जो है राइट साइड का डिलीट करेगा। कैप्स लॉक की क्या काम करती है? कैप्स लॉक की जो है कैपिटल लेटर लेकर आने के लिए है और स्मॉल लेटर लेकर आने के लिए है। एक बार दबाओगे तो कैपिटल लेटर आएंगे, दूसरी बार दबाओगे तो लोअर केस लेटर यानी कि स्मॉल लेटर आएंगे। कैपिटल कैप्स लॉक की का काम है। शिफ्ट की क्या काम करती है? अगर कैप्स लॉक बंद है और फिर भी हमें कैपिटल लेटर लेने हैं, अपर केस में टाइप करना है, तो अल्फाबेट की के साथ शिफ्ट की को अल्फाबेट्स की के साथ दबा देते हैं। जो कैरेक्टर लिखोगे आप वो जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ये शिफ्ट की का काम होता है। फंक्शन की 12 फंक्शन की होती हैं। आज भी क्वेश्चन था ये टेस्ट सीरीज के अंदर। तो फंक्शन की कौन सी होती हैं? F1 की होती है जो हेल्प के लिए होती है। F2 की होती है जो आपकी रीनेम के लिए होती है, किसी भी फाइल का आइकन का, फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, रीनेम के लिए होती है। F3 की जो होती है वो खोज के लिए यानी कि सर्च के लिए होती है, किसी विंडो में कोई कार्यक्रम सर्च करना हो उसके लिए होती है। F4 किस लिए होती है? F4 दो प्रकार से यूज होती है, अल्ट के साथ F4 और कंट्रोल के साथ F4। अल्ट के साथ F4 जो है वो कोई भी विंडो ओपन हो उसको बंद कर देगा जिसमें आप काम कर रहे हैं, और कंट्रोल के साथ F4 जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, विंडो नहीं, यहाँ पे ऑफिस कर लेना भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्टिव विंडो है उसको बंद कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल प्लस F4 F5 दबाने से क्या होगा? F5 दबाने से जो आपकी विंडो रिफ्रेश होगी, क्या होगी? रिफ्रेश या रिलोड होगी। F6 दबाने से क्या होगा? F6 दबाने से जो है मोजिला फायरफॉक्स में या इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर में हम क्या कर ले जाएंगे? एड्रेस बार पर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कर्सर को एड्रेस बार पर ले जाएंगे, ठीक है ना। फाइल रीनेम किस में भी हो सकता है क्या भाई? किसी की भी फाइल का हो सकता है, किसी में भी नहीं, किसी की भी फाइल का हो सकता है, किसी में भी और किसी की भी फाइल का फर्क है दोनों में, ठीक है ना, दोनों में फर्क होता है भाई। नेक्स्ट देखो, यहां तक बात क्लियर है ना सभी को? जो साथी जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं, F7 आ जाओ। F7 हमेशा स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए होती है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक में। दस्तावेज़ी जांच का मतलब है स्पेलिंग चेक, ग्रामर व्याकरण की वर्तनी का मतलब है यहाँ पे ग्रामर, ग्रामर चेक करने के लिए होती है। F8 किस लिए होती है? कंप्यूटर की बूटअप प्रक्रिया को चलाने के लिए। बूटअप प्रक्रिया में F8 दबाएंगे तो सुरक्षित मोड यानी कि सेफ मोड में कंप्यूटर चल जाता है, सेफ मोड में कंप्यूटर चल जाता है। F9 लिख लो, F9 नहीं है इसके अंदर, बुक के अंदर F9 नोट कर लो, F9 किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए यूज होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, बूटअप क्या है ये पिछली वीडियो देख लो कपिल भाई। ठीक है, पिछली वीडियो देख लो कपिल, बूटअप क्या है उसमें पता चल जाएगा, पहले वाली क्लास में करवा दिया मैंने। F10 क्या होता है? F10 जो होता है मेनू बार को एक्टिव करने के लिए होता है। किस चीज को एक्टिव करने के लिए होता है? मेनू बार को एक्टिव करने के लिए होता है। F11 क्या होता है? जो भी मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर है उसमें फुल स्क्रीन मोड अगर अपने करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम कर रहे हो चाहे F11 एक बार दबाओ फुल स्क्रीन मोड आ जाएगी। जैसे अभी आप ये देख रहे हो ये फुल स्क्रीन मोड है, ये इंटरनेट ब्राउजर में ही है। और अगर मान लीजिए इसको बंद करना है फिर से F11 दबाएंगे, बंद हो जाएगी। ठीक है ना। एक्सेल में भी F4 की अकेली F4 नहीं भाई, Alt प्लस F4 या कंट्रोल प्लस F4। F12 किस काम आती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज करने के काम आती है F12। इसके बाद आ गई अपनी लोकेटर डिवाइस। लोकेटर डिवाइस कौन सी होती हैं? लोकेटर डिवाइस का उपयोग जो है स्क्रीन पर कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? लोकेटर डिवाइस को प्रयोग किया जाता है। भाई लोकेटर डिवाइस कौन सी होती है? लोकेटर डिवाइस बहुत सारी होती हैं। पहला है जैसे कि कर्सर। कर्सर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब है हम नोटपैड, वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हुए हैं, इस तरीके से टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसमें ऐसे, और यहाँ पे कर्सर है तो उसमें वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन मतलब इस तरीके की लाइन है और ये ब्लिंकिंग कर रही है, ब्लिंक करती है। ठीक है ना। F11 जो है फुल स्क्रीन मोड करने के लिए और फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए भाई कपिल, जो जगह को इंडिकेट करती है। इंगित का मतलब होता है इंडिकेट। इंगित का मतलब क्या है? इंडिकेट है भाई, इंडिकेट करती है। जहां टाइप किया गया है कुछ दिखाई देगा उसको इंडिकेट करेगी क्या चीज? कर्सर भाई। लोकेटर डिवाइस कौन सी होती है? माउस होता है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, डिजिटाइजिंग टैबलेट है, जॉयस्टिक पैड है। ये लोकेटर डिवाइस है सारी की सारी। तो पहले है माउस। माउस को पक भी कहा जाता है, हाथ में पकड़े जाने वाली छोटी सी डिवाइस है, उपकरण है, जिसे क्या है एक लोकेशन या मूवमेंट का पता चलता है कि कर्सर की मूवमेंट क्या है। कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन को रोल करके माउस पैड पर स्टेपर, ये लाइन अटपटी सी लिखी हुई है, यहाँ इसको हटा देना या ठीक कर लेना इसको, कि माउस को जब कंप्यूटर के पैड, माउस के पैड पर रोल किया जाएगा तो माउस की मूवमेंट और उसकी लोकेशन का पता चलेगा। ठीक है ना, डिस्प्ले स्क्रीन पर। इस लाइन को थोड़ा सा सीधे तरीके से कर लेना, ये थोड़ा सा अटपटी सी लिखी हुई है। इस उपकरण के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि इस उपकरण का मतलब है माउस जो है कई प्रकार का हो सकता है। भौतिकल हो सकता है यानी कि भौतिक मतलब फिजिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है और लेजर माउस हो सकता है। 3 प्रकार के माउस हो सकते हैं। ठीक है ना। फिजिकल है पॉइंटर डिवाइस नहीं भाई, ये पॉइंटर डिवाइस नहीं है, लोकेटर डिवाइस है फिलहाल। ठीक है ना। तो देखो भौतिक फिजिकल माउस जो है एक गेंद की गति पर मूवमेंट पर, बॉल की मूवमेंट पर काम करता है, जबकि ऑप्टिकल और लेजर माउस जो है लेजर बीम पर काम करते हैं। ठीक है ना। यानी कि इनके अंदर जो है मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती। किसके अंदर नहीं होती? लेजर माउस के अंदर और ऑप्टिकल माउस के अंदर जो है मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती भाई। ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है भाई? ट्रैक बॉल एक मूवेबल बॉल है जो हिलती है, उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ लगी होती है एक स्थिर आधार पर। इसको भी ठीक कर लेना भाई। स्थिर आधार का क्या मतलब है? यानी कि कीबोर्ड के ऊपर या बीच में लगी होती है भाई। कीबोर्ड के ऊपर लगी होती है, बीच में लगी होती है, फिंगर से चलती है, जिसे घुमाया जा सकता है। मैनुअल रूप से एक उंगली का प्रयोग करके इसको जो है घुमाया जा सकता है। इस सेंटेंस को भी सही तरीके से कर लेना भाई। ठीक है ना। टच पैड भाई, टच पैड क्या होती है? देखो टच पैड जो है एक स्पर्श मतलब टच, स्पार्ट मतलब रेक्टेंगुलर, स्पार्ट मतलब सॉरी फ्लैट,
स्पाट मतलब फ्लैट, संवेदनशील मतलब सेंसिटिव, संवेदनशील मतलब सेंसिटिव, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल एरिया होता है, इस तरीके से ये टच होती है, लैपटॉप की टच जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी ऑपरेशन करना हो उसे इसे माउस की जगह यूज किया जाता है, जैसे ये जो जगह है इसको माउस की जगह यूज किया जाएगा, कोई भी ऑपरेशन माउस का करना हो तो यहाँ इसको रूप में यूज कर सकते हैं, या ट्रैक बॉल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ये भी लाइन जो है इस तरीके के ऑपरेशन करने वाली सतह माउस या ट्रैक बॉल के रूप में, इसको भी ठीक कर लेना, माउस या ट्रैक बॉल के रूप में कोई भी ऑपरेशन करना हो तो इस तरीके की डिवाइस जो है प्रयोग की जा सकती है, ऐसा कर लेना, ठीक है ना। डिजिटाइजिंग टैबलेट भाई, डिजिटाइजिंग टैबलेट का प्रयोग कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग यानी कि CAD में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग आर्किटेक्चर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इंजीनियरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हाउस में, कार्स में, मैकेनिकल मूवमेंट बनाने हो, रोबोट आदि के डिजाइन बनाने हो, उनके लिए प्रयोग किया जाता है डिजिटाइजिंग टैबलेट में। इसके अलावा मानचित्रों का डिजिटलीकरण करना हो, भौगोलिक सूचना यानी कि फिजिकल इंफॉर्मेशन हो कोई भी, उसके लिए यूज किया जाता है क्या चीज? डिजिटाइजिंग टैबलेट में। जॉयस्टिक पैड, इसके बाद है नेक्स्ट जॉयस्टिक पैड, जो हम पॉइंटिंग डिवाइस, सॉरी कौन सी डिवाइस पढ़ रहे हैं? लोकेटर डिवाइस हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक पैड। जॉयस्टिक पैड एक वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि तार वाला भी हो सकता है, तार के बिना भी हो सकता है। कंट्रोल डिवाइस है जो आमतौर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है भाई। वीडियो डिजिटाइजर क्या होता है? वीडियो डिजिटाइजर जो है इस प्रकार की डिवाइस है। वीडियो डिजिटाइजर एक टीवी सेट से या वीडियो कैमरा से या वीडियो रिकॉर्डर से जैसी डिवाइसों से पिक्चर को कैप्चर करता है, ठीक है ना, पिक्चर को क्या करता है? कैप्चर करता है, कैप्चर CAPTUR, कैप्चर करता है, और उन्हें डिजिटल रूप में चेंज करता है, डिजिटल में यानी कि कंप्यूटर में डाल देते हैं तो डिजिटल बन जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रदर्शन मतलब प्रेजेंटेशन, स्टोरेज भंडारण मतलब स्टोरेज, सामान्य हेर फेर नहीं है यहाँ पे, सामान्य हेर फेर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो डिजिटाइजर है, वीडियो डिजिटाइजर टीवी से, वीडियो कैमरा से, वीडियो रिकॉर्डर से, कोई भी वीडियो, चलती वीडियो से फोटो और वीडियो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वीडियो फाइलों से वीडियो कोई भी चित्र लेना हो, फ्रेम लेना हो, उसे फ्रेम ग्रैबिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम ग्रैबिंग कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेम ग्रैबिंग कहा जाता है। टच का चित्र लगाना, जॉयस्टिक पैड का चित्र लगाना, ये तो वैसे लिखा गया भाई, ये जो करेक्शन थी बुक में वो यूं की यूं लिखी गई है, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ ऐसा। ये मैंने जब करेक्शन कर रहा था मैं, तो ये सारी चीजें मैंने लिख के भेजी थी, वो यूं की यूं टाइप करके। डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, इमेज को डायरेक्ट कंप्यूटर में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है सर, ये है लिखा सर, ये भी तो, ये तो बहुत गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, लिखा था मैंने, ये वैसे लिखा था उनको कि इनका चित्र लगा देना और जॉयस्टिक पैड का भी चित्र लगा देना, तो उन्होंने क्या किया, ये यूं की लाइन ही लिख दी, करेक्शन की ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। स्कैनिंग डिवाइस यानी कि स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है भाई, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट कंप्यूटर में डालने में सहयोग करते हैं, ठीक है ना। कोई भी इमेज है, कोई भी प्रिंटेड इमेज है, उसको जो है डिजिटल करने के लिए स्कैनिंग डिवाइस यानी कि स्कैनर यूज किया जाता है। आवाज डालना, आवाज का मतलब है यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ये वाला स्पीच रिकॉग्निशन। माइक्रोफोन व टेलीफोन की सहायता से कोई भी हम जो बोलते हैं उसके बोले गए शब्द को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और वहां से चेंज होके टेक्स्ट में बदलता है। किस में बदलता है? टेक्स्ट में, जो आज पढ़ाया था मैंने उस वाली क्लास के अंदर, जो टेस्ट वाली क्लास थी उसके अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से वॉइस को टेक्स्ट में बदलता है कौन? स्पीच रिकॉग्निशन में, ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर है रिमोट कंट्रोल, ये भी इनपुट डिवाइस है, टीवी में इनपुट दिया जाता है। रिमोट कंट्रोल 2 बार लिख दिया, एक हटा देना। फिर ये NSR नहीं है, ये मैंने पहले लिख रखा, देखो MSR है भाई, ये ठीक करना था, MSR बनाओ इसको,
MSR क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है ये, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है। इसको मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर कर लेना। एक चुंबकीय पट्टी या मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड रीड करने का काम आती है ये, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपनी मिडी भाई। MSG है जी बुक में, MSG है, NSR है, NSR, MSR है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, मतलब MSR कर लेना। M फॉर मैंगो, S फॉर शिप, R फॉर रैबिट, ये कर लेना, ठीक है। ठीक, अच्छी बात है, अगर ये है तो ये ठीक कर दिया होगा मेरे ख्याल से इन्होंने। कुछ करेक्शन है जो भाई वो ठीक कर दी थी, कुछ इन्होंने छोड़ दी थी, इसलिए इसमें जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना। कुछ करेक्शन लगा दी थी, कुछ रह गई थी। इसके बाद आता है मिडी। मिडी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, ये वाली फुल फॉर्म है इसकी। इसकी सहायता से क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिच को डिजिटल डेटा में बदला जाता है। पिच को पिच ही लिखा जाता है भाई, PITCH, आवाज होती है वो, ठीक है ना। जो पिच होती है, जो वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं, कभी एम्पलीफायर देखा हो आपने, उसके अंदर होती है, तो उसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मिडी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, मिडी का यूज किया जाता है। जैसे गिटार की आवाज है, ड्रम की आवाज है, उनको कंप्यूटर में डालना है तो मिडी का प्रयोग करेंगे। OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। रीडर भी कह सकते हैं, रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल। यह एक इनपुट डिवाइस है जो पेन या पेंसिल से डार्क किए गए गोलदारों को भरने के लिए ऑप्टिकल चॉइस, ऑप्शन चॉइस को, ऑप्शन टाइप को चूज करने के लिए यूज की जाती है। कौन सी वाली डिवाइस? OMR डिवाइस यूज की जाती है। OCR किस लिए यूज की जाती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। ये टाइप किए गए या हाथ से लिखे गए कैरेक्टर को, अल्फाबेट को पढ़ने का काम करती है, या न्यूमेरिकल को पढ़ने का काम करती है। कौन सी डिवाइस? OCR, जो गूगल से आजकल करते हो आप, ठीक है ना। कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग लाइट या लेंस से गुजर कर पढ़ा जाता है, गुजार कर पढ़ा जाता है, गुजार कर आएगा भाई, गुजार कर पढ़ा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग लाइट और लेंस से का काम लेती है जब भी कैरेक्टर को, किसी को कैरेक्टर को पढ़ती है। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है भाई, MICR, या रीडर कह लीजिए। ये डिवाइस बैंक के चेक को या डिपॉजिट स्लिप पे लिखे गए स्पेशल कोड को पढ़ने का काम करती है। डिपॉजिट स्लिप होती है, उस पर स्पेशल कोड होता है, उसको पढ़ने का काम करती है। MICR पढ़े गए कोड को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करती है। कौन है? MICR भाई। उसके बाद BCR है। BCR की शायद फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखी हुई, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, बार कोड रिकॉग्निशन। क्या है फुल फॉर्म? बार कोड रिकॉग्निशन, बार कोड रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या काम करती है? श्रृंखला को, श्रृंखला मतलब सीरीज को पढ़ने का काम करती है। कोई भी यूजर है जो भी रीड करेगा, एक लेजर बीम, इस लेजर बीम का उपयोग होगा। ये जैसे बार कोड है, ये कोड है, लेजर बीम का प्रयोग होगा यहाँ पढ़ने के लिए, इस डिवाइस को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होगा। बार कोड रीडर ये बार कोड रिकॉग्निशन, रीडर भी कह सकते हैं इसको, रिकॉग्निशन भी कहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ मोटी कुछ पतली सी लाइंस होती हैं जिनमें बार कोड रिप्रेजेंट करती हैं, बार कोड बताती हैं। लगभग हर प्रोडक्ट पे जब भी हम सुपरमार्केट में देखते हैं बार कोड मिलता है अपने को। ये 13 अंक का लंबा होता है, 13। ये होता है 2 + 5 + 5 + 1, ठीक है ना। 13 अंक होते हैं इसके अंदर। पहले 2 होते हैं जो वो कंट्री कोड को बताते हैं, देश का प्रतिनिधित्व, यानी कि कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले जो 5 होते हैं, अगले 5 अंक जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, निर्माता कोड मतलब मैन्युफैक्चर कोड। और अगले जो 5 होते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट कोड। और लास्ट वाला जो बचा वो करता है चेक डिजिट। वो होता है क्या? चेक डिजिट होता है, वो चेक डिजिट होता है। तो पहले 2 कंट्री के लिए, अगले 5 मैन्युफैक्चर के लिए, अगले 5 प्रोडक्ट के लिए, नेक्स्ट एक चेक डिजिट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। अंतिम अंक को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? अंतिम अंक लास्ट वाला 1 जो है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? चेक डिजिट के लिए यूज किया जाता है।
इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस आ गई। कौन सी डिवाइस आ गई? प्रोसेसिंग डिवाइस। भाई डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। चेक डिजिट क्या होता है जी? चेक डिजिट होता है जब बार कोड चेक करते हैं कि ये बार कोड अगर सही नहीं है तो बीप की आवाज आती है। भाई किस चीज की आवाज आती है? बीप की आवाज आती है, इसलिए यूज किया जाता है चेक। प्रसंस्करण डिवाइस का मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, यही लिखा होगा बस, ये तो बताया नहीं क्या है एक प्रोसेसिंग डिवाइस। भाई यहाँ लिख लो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली सभी प्रमुख गणनाएं, जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी लॉजिकल ऑपरेशन है, वो सारे सीपीयू के अंदर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन हुए, कैलकुलेशन हुई, सारी सीपीयू में होती है। सीपीयू जो है अन्य अदर यूनिट जो है उनको ऑपरेट करता है। जो दूसरी यूनिट है ना सीपीयू से अलग, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, उनको भी ऑपरेट कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है ना, उनको एक्टिव करना, उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? सीपीयू करता है। सीयू क्या काम करता है? सीयू जो है सीपीयू की कंट्रोल यूनिट है। क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म नहीं लिखी आई थिंक यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट लिख लो, कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट का काम करता है। इसमें क्या होता है? कार्यक्रम के निर्देशों का चयन करती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देखती है पहले और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करती है। व्याख्या का मतलब यहाँ पे इंग्लिश वाले ध्यान दे, इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसको खोलना, डिकोड करना, डिकोड करती है। और फिर उसके निष्पादन, निष्पादन मतलब उसको एग्जीक्यूट के लिए कोऑर्डिनेट करती है, यानी कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सीयू बताएगी। ठीक है ना, इनपुट डिवाइस पे चले जाओ, आउटपुट डिवाइस पे चले जाओ, मेमोरी में चले जाओ, ये कौन बताएगा? सीयू बताएगा। सीपीयू का अगला भाग जो एएलयू है, एएलयू क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म भी नहीं लिखी आई थिंक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म है जहां डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन, ध्यान रखना, एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहां होता है? वो होता है एएलयू के अंदर, सीयू के अंदर नहीं होता है, ध्यान रखना। पिक्चर में लिखा है, पिक्चर में लिखा हुआ है दोनों चीजें। ठीक है बात। एएलयू काम कैसे करता है? जब भी कोई कंट्रोल यूनिट, जब कंट्रोल यूनिट एक निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन का सामना करती है, एनकाउंटर करती है, सामना करती है का मतलब है जब उसके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है जिसमें एक अर्थमेटिक ऑपरेशन शामिल हो, जिस जिस जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये तो ये शामिल हो, या लॉजिक ऑपरेशन शामिल हो, जैसे कि कम से कम बताना, बराबर बताना, ग्रेटर देन बताना, ग्रेटर देन इक्वल बताना, लेस देन इक्वल बताना, डबल इक्वल बताना, नॉट इक्वल बताना, या फिर ये ऑपरेशन शामिल हो। अगर ऐसे ऑपरेशन शामिल हों और सीयू के पास ऐसी चीज आ जाए कि ऐसा काम करना है, तो सीयू उसे किसके पास भेज देगा? सीयू इसे एएलयू के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा? एएलयू के पास, क्योंकि एक्चुअल में काम कौन करने वाला है? वो तो एएलयू है। ठीक है भाई, यहां तक। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे सीपीयू यानी कि सीपीयू और एएलयू दोनों होते हैं। सीपीयू, सीयू और एएलयू, यहाँ सीयू कर लो, सीयू और एएलयू दोनों पार्ट होते हैं, और ये जब मिलकर एक छोटे सिलिकॉन चिप पर इकट्ठे हो जाएं, और उस चिप को क्या कहा जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाएगा। उस चिप को, सिलिकॉन की जो चिप होगी उस चिप को क्या कहा जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है ना सभी को? समझ आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद है प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जिसको मेमोरी यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी यूनिट कहा जाता है। यस सर, क्लियर है सर, ठीक है भाई। सीपीयू के द्वारा जल्द एक्सेस होने वाले कंप्यूटर की सबसे फास्ट और सबसे छोटी मेमोरी है। ध्यान रहे, सबसे फास्ट है, सबसे छोटी मेमोरी। कौन सी? रजिस्टर। रजिस्टर का साइज, रजिस्टर का साइज, आकार का मतलब है यहाँ पे साइज। रजिस्टर की जो लंबाई है, रजिस्टर की जो लेंथ होती है, बिट्स की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितने बिट आते हैं उतनी रजिस्टर की लेंथ है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 बिट आ गई, तो रजिस्टर का साइज कितना है? 6 लेंथ, 6 बिट। रजिस्टर का साइज कितना है? 6 बिट रजिस्टर है। कितना रजिस्टर है? 6 बिट रजिस्टर है। इसके बाद रजिस्टर को अगर 8 बिट स्टोर करता है तो 8 बिट का रजिस्टर कहा जाएगा। अगर 32 बिट स्टोर करता है तो 32 बिट का कहा जाएगा। 64 बिट स्टोर करता है तो 64 बिट का कहा जाएगा। और रजिस्टर की जो लेंथ होती है, कई बार उसको जो है वर्ड साइज भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है?
वर्ड साइज भी कह दिया जाता है, रजिस्टर के साइज को वर्ड साइज भी कह दिया जाता है। जैसे जैसे रजिस्टर का साइज बढ़ता है ऑपरेशन की गति बढ़ती है, ऑपरेशन की स्पीड बढ़ती है। संचालन मतलब ऑपरेशन में, ऑपरेशन की स्पीड बढ़ती है। रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा ऑपरेशन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाओ। कुछ सामान्य जनरल पर्पज रजिस्टर हैं भाई, कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, उनकी बात हम करेंगे। MAR, MBR, PC, ACC, IR, IO। IO को ऐसे लिख लो, IO इनपुट आउटपुट, ठीक है, कि ऐसे ही लिखा हुआ किताब में। MAR भाई सबसे पहले MAR, इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई आई थिंक, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भाई, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये एड्रेस का रजिस्टर लगा रखा है, इसमें एड्रेस लिखा होता है हर किसी का। जो एक्टिव मेमोरी है, जो अभी काम कर रहे हैं जिस मेमोरी में, उसके रजिस्टर जो है इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। ये सक्रिय मेमोरी लोकेशन का पता रखता है, एक्टिव मेमोरी लोकेशन का पता रखता है, एड्रेस रखता है ये। जब मेमोरी में से कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ी जाएगी तो उसको प्रोग्राम कंट्रोलर रजिस्टर से लोड किया जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर से क्या किया जाएगा, उसको लोड किया जाएगा। IO है जी, ठीक है भाई। MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। MBR क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर क्या होता है, डेटा होता है भाई, ठीक है ना। हाँ, ये रजिस्टर का टाइप है। मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। मेमोरी बफर के अंदर डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है, सामग्री जिसे कहा जाता है, सामग्री। इसमें स्टोर किए जाते हैं मेमोरी में। सबसे पहले MBR में स्टोर किए जाते हैं, स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद जो है मेमोरी में लिखा जाता है। सबसे पहले MBR में आएगा, उसके बाद जो है मेमोरी में, या फिर मेमोरी से MBR में, उसके बाद ALU में, ठीक है ना। हाँ, MBR को MDR भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भी नहीं लिखा हुआ इसमें। MBR को MDR भी कहा जा सकता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर भाई, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहा जाता है। बात क्लियर है भाई, समझ आ रही है यहाँ तक। PC क्या है, ये PC कल वाले पेपर में जो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ ना, पेपर UPSC वाला, उसमें ये PC का क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना। तो PC इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, एग्जीक्यूट होने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। एग्जीक्यूट जो होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि नेक्स्ट मरीज कौन आएगा डॉक्टर को नहीं पता, काउंटर वाले को पता है। तो ये PC को पता है अगले ही आने वाली सूचना कंप्यूटर में क्या होगी, प्रोग्राम काउंटर जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है PC को, प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है, प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद है ACC या AC कह लीजिए, ये बीच वाले रिजल्ट या तो इंटरमीडिएट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट दोनों को स्टोर करता है, ठीक है ना। हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा +1 रहेगी, PC की वैल्यू जो हमेशा +1 रहती है। IR क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होंगी एक्टिव इंस्ट्रक्शन, एक्टिव यानी कि प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करेगा कौन, IR, यानी कि बताएगा ये करना क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताने वाला कौन है, IR है। स्टोर करने वाला कौन है, MBR है। अगला कौन, नेक्स्ट कौन आएगा उसको बताने वाला कौन है, PC है। बीच का रिजल्ट लेने वाला कौन है, ACC है। और एड्रेस रखने वाला कौन है, MAR है, ठीक है भाई। जैसे निर्देश इस रजिस्टर में स्टोर होते हैं, दो पार्ट बना देता है फिर उसके, ये ऑपरेशन पार्ट और इंस्ट्रक्शन पार्ट, यानी कि दोनों पार्ट अलग अलग कर देता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर भाई, इसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। इनपुट यानी कि डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कोई चीज भेजनी है तो वहां यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोसेसर की गति भाई। पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी होते हैं, दोनों ही बात है। प्रोसेसर की गति, प्रोसेसर की स्पीड भाई, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को के प्रदर्शन को अगर मापना है तो उसकी सिस्टम क्लॉक की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में, हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, जो आजकल गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, पहले मेगाहर्ट्ज में मापी जाती थी। सिस्टम क्लॉक की स्पीड, सिस्टम क्लॉक क्या है, सिस्टम क्लॉक एक सर्किट है, क्या है, सर्किट है जो सिग्नल को कितनी देर में एग्जीक्यूट करता है, कितनी देर में कितने सिग्नल जो है एग्जीक्यूट करता है, उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। और हर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में उसको मापा जा सकता है।
तो ये सिस्टम प्रोसेसर की स्पीड जो है थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, प्रतिक्रिया टाइम का मतलब है यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम में मापा जाता है। थ्रोपुट क्या होता है सीधा बता दूं मैथमेटिकली आपको, एन डिवाइड बाई टी होता है थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या होता है, एन डिवाइड बाई टी, यानी कि नंबर ऑफ टास्क डिवाइड बाई टाइम, नंबर ऑफ टास्क डिवाइड बाई टाइम, यानी कि कितना आपने काम किया दिन में। जैसे मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े दिन में, कितने घंटे में पढ़े, 10 घंटे में पढ़े, तो थ्रोपुट क्या आया आपका 1/2, यानी कि 2 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, ये थ्रोपुट आपका, ठीक है ना। क्लियर है बात। कौन सा वाला डायग्राम भाई, निशा कौन सा डायग्राम, कपिल ये भी करवा दें, चिंता ना करो। और दोबारा बताना, और दोबारा क्या बताना है भाई। देखो उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम इसको बोला जाता है टर्न अराउंड टाइम, TURN, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, थ्रोपुट में दिक्कत थी। IR जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखता है भाई शिव, IR जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ये वो इंस्ट्रक्शन रखता है, जो भी काम आता है बताता है वो है कि काम ये करना है। वो 2 पार्ट को अलग अलग करता है, काम करने वाले पार्ट को और जिस पर काम होना उस पार्ट को, दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। अब आ जाता है थ्रो टर्न अराउंड टाइम। ये टर्न अराउंड टाइम क्या है, थ्रोपुट में दिक्कत थी कि एन डिवाइड बाई टी तो कर दिया आपने, 5 सब्जेक्ट पढ़े 10 घंटे में, लेकिन इसमें तो बीच में हो सकता है आपने चाय पानी भी लिया, उसका टाइम भी शामिल कर लिया, चाय पानी लिया। तो ये कह रहा है कि टर्न अराउंड टाइम है, कि कह रहा है कि जैसे ही इनपुट दिया और आउटपुट निकला, इसके बीच का जो टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम है, बीच का जो टाइम है वो क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। फिर आया रिस्पॉन्स टाइम। ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम कौन सा टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जब पहला रिस्पॉन्स मिले, यानी कि ये इनपुट दे दिया हमने और ये पूरी प्रक्रिया का टाइम नहीं गिनना, रिस्पॉन्स ये यानी कि इसे इसका रिजल्ट हमें कितनी देर में मिलना शुरू हो गया, वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है। क्लियर भाई, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। भाई प्रोसेसर कितने प्रकार के अपने होते हैं। प्रोसेसर डिजाइनर सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर डालने शुरू कर दी, अधिक से अधिक निर्देश यानी कि ज़्यादा इंस्ट्रक्शन डालनी शुरू कर दी, जिससे जो है डायरेक्ट जो है काम कर सके, CPU जो है अधिक फंक्शन कर सके, सपोर्ट कर सके। तो प्रोसेसर बने बहुत प्रकार के, CISC प्रोसेसर बना, RISC बना, EPIC बना, मल्टी कोर प्रोसेसर बना, ये बहुत सारे प्रोसेसर बने। तो CISC पढ़ेंगे। CISC प्रोसेसर जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बड़े निर्देश होते हैं जिसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे दी भाई, और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की वजह से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे प्रोसेसिंग फीचर इसके अंदर डालने की कोशिश की, जिससे मशीन लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर थे उनका काम आसान तो हो गया, लेकिन जो प्रोसेसर वो बहुत कम्प्लेक्स हो गए और एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए। आजकल के जो अधिकांश ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर है वो CISC प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि ट्रांजिस्टर कितने होते हैं, लगभग इसमें 200 से 300 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, 200 से 300। RISC भाई, RISC क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। छोटे निर्देश सेट के साथ CPU निश्चित लंबाई निर्देश और ऑपरेंड को पुनः प्राप्त करने के लिए मेमोरी से कम संदर्भ में RISC यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा गया। अब जब ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो गई थी तो उनको रिड्यूस किया गया। क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। रिड्यूस करने से वो क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो क्या हो गया, स्मॉल प्रोसेसर हो गया और आसानी से काम करने लग गया, ठीक है ना। अब ये इसकी लंबाई क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, इंस्ट्रक्शन की लंबाई क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। जैसे मान लीजिए ज़्यादा लंबाई होने से फिर मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, मेमोरी ज़्यादा लेगा तो हैंग होगा, ठीक है ना, हैंग होगा तो सही तरीके से चले नहीं गा। वो CISC में ऐसी दिक्कत थी, लेकिन ये दिक्कत दूर कर दी किसमें, RISC में दूर कर दी, रिड्यूस कर दी इंस्ट्रक्शन, कम इंस्ट्रक्शन होगी, कम मेमोरी लेने लगा, स्पीड से चलने लगा। इसके बाद आया EPIC, एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। एक्सप्लिसिटली, P का मतलब यहाँ पे पैरेलल लिख लो भाई, क्या लिखा हुआ है एक बार बुक में चेक करना, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बुक में चेक करना भाई एक बार, लिखा हुआ क्या, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर भाई, ठीक है ना,
EPIC जो आगे, नो सर नहीं लिखा हुआ, ठीक है लिख लेना भाई, पैरेलल लिख लेना भाई, P का मतलब पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है ना, P का मतलब है पैरेलल। तो जो कन्वेंशनल प्रोसेसर थे, वे जो पहले वाले प्रोसेसर हुआ करते थे, उनमें क्या थी, अनुक्रमिक व्यवस्था। अनुक्रमिक का मतलब होता है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? सीक्वेंस में। काम कैसे करते थे? सीक्वेंस में करते थे ऐसे। ये काम कैसे करने लग गया? ऐसे पैरेलल में काम करने लग गया, ठीक है ना, पैरेलल कर लो भाई, कोई बात नहीं। इसमें सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर को क्लियर कम्युनिकेट करने की अनुमति होती है, पैरेलल रूप में ऑपरेशन जो है परफॉर्म होते हैं। EPIC आर्किटेक्चर जो है, प्रोसेसर सरल हो गए, सिंपल हो गए, और पारंपरिक जो CISC था या RISC प्रोसेसर से ज़्यादा पावरफुल हो गए। जो इससे पहले जो ट्रेडिशनल थे दो प्रोसेसर, इनको ट्रेडिशनल प्रोसेसर भी कहा जाता है, CISC और RISC को ट्रेडिशनल प्रोसेसर, तो इससे ज़्यादा पावरफुल हो गए। ये अगली पीढ़ी के लिए थे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए थे। इसके बाद आया मल्टी कोर। कौन सा प्रोसेसर आया? मल्टी कोर प्रोसेसर आ गया। मल्टी कोर प्रोसेसर जो है हाई प्रेजेंटेशन, हाई परफॉर्मेंस के लिए लेकर आए थे इसको। किस लिए? हाई परफॉर्मेंस के लिए लेकर आए थे, ठीक है। हालांकि ये जो पुराने वाले थे एकल कोर, उनकी तरह तेजी से नहीं चलते हैं, लेकिन पैरेलल में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? पैरेलल में काम करते हैं, ठीक है ना। वही पैरेलल और किसके बीच में डिफरेंस बताना है, बता तो दिया। ये सीक्वेंस होता है इस तरीके से, और ये पैरेलल होता है, यानी कि ये तो एक काम को बारी बारी करेगा, पहले ये काम करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एक काम को ऐसे करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारे काम एक ही साथ होंगे, ठीक है भाई। इसमें जो क्या है, कई एप्लीकेशन, कई अनुप्रयोग का मतलब यहाँ पे मल्टी एप्लीकेशन भाई। एप्लीकेशन, अभी आप मल्टी एप्लीकेशन चलाते हो ना मोबाइल में, मल्टी एप्लीकेशन चलाना इसमें पॉसिबल हो गया मल्टी कोर के अंदर, ठीक है ना। वीडियो रुक गई जी, वीडियो तो नहीं रुकी भाई, आई थिंक वीडियो तो नहीं रुकी भाई, एक बार चेक करना। आवाज आ रही है क्या भाई सभी को? एक बार बताना। क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम। रुक गई सर वीडियो, नहीं वीडियो नहीं आ रही होगी, वीडियो नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। ये तो लाइट चली गई और वीडियो वाला कैमरा जो है वो काम छोड़ गया था, कोई नहीं है, तो अब आ जाएगी। अब ठीक है, ओके है ना, क्लियर। कई बार लाइट चली जाती है, फिर ये वीडियो कैमरा जो है बंद हो जाता है भाई। देखो नेक्स्ट, मल्टी कोर का काम। हालांकि ये कह रहा है कि एक सिंगल कोर जो है उसकी तुलना में 1.5 ज़्यादा तेज होते हैं भाई, 1.5 स्पीड ज़्यादा होती है इनकी, 1.5 गुना तेज होते हैं ये। कौन से वाले? मल्टी कोर वाले। किससे तेज होते हैं? सिंगल कोर से। उस तरीके से तेज नहीं होते, जैसे मैंने कहा कि पहले तो कहा कि तेज नहीं होते, दूसरी बार कह रहा हूँ मैं तेज होते हैं। तेज का मतलब है ज़्यादा काम करने में, मतलब वो तो काम करेंगे, एक काम को स्पीड से कर देंगे, लेकिन ये जितनी देर में वो 2 काम करेगा उतनी देर में ये इकट्ठे पैरेलल में चला के 4 काम कर देंगे, इसलिए ये तेज है मल्टी कोर का काम भाई। मल्टी कोर का काम जो है सभी चीज़ों को एक साथ एकत्रित करके कंट्रोल करता है, एक ही साथ में कंट्रोल करता है मल्टी प्रोसेसर। और प्रत्येक कोर का अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कैश होता है। कैश मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये अपना CPU है, इस CPU के 4 पार्ट बना दे ऐसे, इसका कैश अलग, इसका कैश अलग, इसका कैश अलग, इसका कैश अलग, सभी अलग अलग काम करेंगे भाई, ठीक है। अब मल्टी कोर का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? इंटेल कंपनी है, AMD कंपनी है, IBM कंपनी है, सन कंपनी है, ये सारी चिप निर्माता कंपनी है, चिप कंस्ट्रक्ट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। पहले इन्होंने सर्वर में, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए मल्टी कोर चिप लेकर आए थे ये, और फिलहाल जो प्रेजेंट में मॉडर्न में है मल्टी कोर चिप, वो ड्यूल कोर है, ड्यूल कोर, क्वाड कोर जिसमें 4 कोर होती हैं, ओक्टा कोर जिसमें 8 कोर होती हैं, ये फिलहाल प्रेजेंट में है, ठीक है ना। हेक्सा कोर भी हो सकता है,
सर कितने चैप्टर होंगे भाई आज? एक चैप्टर भाई हर रोज, लगभग एक चैप्टर हर रोज भाई। आउटपुट डिवाइस भाई, इसके बाद कौन सी डिवाइसेस आ गई? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से डेटा लेकर हमें उसका डायरेक्ट ट्रांसलेट करके और डायरेक्ट जो है किस में प्रेजेंट करती है? हमें यूज़र रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करती है, यूज़र रीडेबल फॉर्म के अंदर। अभी आउटपुट दो रूप में ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के रूप में ले सकते हैं और हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह कॉपी है जो पेपर पर, सॉफ्ट कॉपी का उत्पादन जो है प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी कि पेपर पर नहीं होती है सॉफ्ट कॉपी, और स्वभाव में अस्थायी टेम्पररी होती हैं। टर्मिनल स्क्रीन पर दिखाई गई आपकी जो मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे पीडीएफ है, या अभी वीडियो चल रही है इसके अंदर ये पीडीएफ चल रही है, ठीक है ना। CPU इज अ चिप विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। कपिल, टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जो ऑनलाइन डेटा एंटर करने में काम आती है। टर्मिनल दो प्रकार के हो सकते हैं, डम टर्मिनल हो सकता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल हो सकता है। डम टर्मिनल, यह टर्मिनल जो है एंटर करने व आउटपुट देखने के काम आता है। डम टर्मिनल सिर्फ डेटा एंटर करना ही, सिर्फ डेटा देखना, जैसे कीबोर्ड या आपकी डिस्प्ले स्क्रीन। ये टर्मिनल सीधे सर्वर से, सीधे लाइन से जुड़े होते हैं। इंटेलिजेंट टर्मिनल में कुछ अपना प्रोसेसिंग होती है, खुद की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टर्मिनल ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड हो सकते हैं और जनरल पर्पज़ हो सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड का एग्जांपल है एटीएम और जनरल पर्पज़ टर्मिनल का एग्जांपल है अपना कंप्यूटर। फिर आता है हार्ड कॉपी। क्या आता है? हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी का आउटपुट जो है कागज़ पर आता है, पेपर पर इसका आउटपुट आता है। इसमें मटेरियल जो है छपा होता है, जिसे छुआ जा सकता है कागज़ को, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंटर है, प्लॉटर है, या कागज़ पर, किसी भी कागज़ पर निकाला गया कोई भी आउटपुट है। कुछ सामान्य आउटपुट डिवाइस और भी हैं, जैसे मॉनिटर है। मुद्रक को यहाँ पे प्रिंटर कहा जाए, मुद्रक को प्रिंटर लिख लेना भाई। द्रोह को प्लूटर लिख लेना, प्लूटर। स्पीकर स्पीकर ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, पीडीएफ तो सॉफ्टवेयर ही रहेगी कपिल शर्मा। मॉनिटर में, मॉनिटर एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है। सॉफ्ट कॉपी का उत्पादन प्रोड्यूस इसमें होता है। सबसे लोकप्रिय फेमस आउटपुट डिवाइस है, 2 से 3 प्रकार की कह सकते हैं। सीआरटी के टाइप की होती है, कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी होती है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलसीडी होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी होती है, लिक्विड इमिटिंग डायोड। फिर आता है इसके अंदर पिक्सल क्या होते हैं, जो एक बहुत छोटा इंडिविजुअल एरिया होता है, उसका जो सेट होता है वो सेट मिलकर इमेज बनाता है, जिसे पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। सेट ऑफ इंडिविजुअल डॉट, सेट ऑफ डॉट्स, सेट ऑफ डॉट्स जो है, इंडिविजुअल डॉट जो है वो क्या होते हैं? पिक्सल होते हैं, ठीक है ना। और सेट ऑफ पिक्सल्स जो होता है वो क्या होता है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होते हैं? पिक्सल्स की संख्या, नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स इज इक्वल टू रेजोल्यूशन भाई, रेजोल्यूशन, ठीक है ना। रेजोल्यूशन जो है इमेज या प्रेजेंटेशन में पिक्सल की संख्या को मापता है। मॉनिटर पर फॉस्फोरस डॉट होते हैं जो जिगजैग पैटर्न में रिफ्रेश होते हैं। कौन से पैटर्न में? जिगजैग पैटर्न में, यानी कि इस तरीके से डॉट जो है रिफ्रेश होते हैं। और जिगजैग पैटर्न में रिफ्रेश होने की गति को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। कितनी देर में कितने जो है डॉट जो है रिफ्रेश होते हैं, उसको कहा जाता है आपका, सॉरी 1 मिनट रुको, बुक में प्रिंटर ही है सर। चलो अच्छी बात है, बुक में प्रिंटर है। तो कई बार जो है मेरे को लगता है कि उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है भाई, कई बार अपडेट हो भी जाता है, कई बार नहीं भी हो जाता। रिफ्रेश रेट किसे कहा जाता है? जिगजैग पैटर्न में जो डॉट रिफ्रेश होते हैं, कितनी सेकंड, कितने टाइम्स पर सेकंड रिफ्रेश होते हैं, उसको रिफ्रेश रेट कहा जाता है। तो इसको हर्ज में मापा जाता है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 100 हर्ज का मतलब होता है 100 टाइम्स पर सेकंड जो है आपके मॉनिटर के डॉट जो है रिफ्रेश होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कागज़ पर पात्रों या छवियों, यानी कि इमेज या कैरेक्टर को प्रिंट करती है। प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो प्रिंटर का जो वर्गीकरण है, यानी कि प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन है, वो प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर किया गया है। प्रिंटर को इम्पैक्ट, प्रभाव का मतलब है यहाँ पे इम्पैक्ट भाई, गैर प्रभाव का मतलब है नॉन इम्पैक्ट,
नॉन इम्पैक्ट में क्लासिफाइड किया गया इनको, ठीक है। पिक्सल और रेजोल्यूशन समझाना। पिक्सल होता है भाई संदीप डॉट, जो नंबर ऑफ डॉट होते हैं वो पिक्सल हो, यानी कि डॉट को ही पिक्सल कहा जाता है, और नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं वो रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा रिबन की तकनीक पर काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन आज वाली क्लास में था। रिबन और प्रिंट हेड, रिबन और प्रिंट हेड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कई टाइप के हैं। पहला टाइप है कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ये वैसे लिख दिया इसमें कैरेक्टर प्रिंटर। ये दो प्रकार के होते हैं, ये कैरेक्टर प्रिंटर वैसे लिख दिया भाई, हटा हुआ क्या ये दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर जो है दो प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर भाई, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये प्रभाव प्रिंटर के बीच ये वैसे लिखा हुआ, इसको हटा देना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन इनके पीछे बना रखे हैं भाई, क्वेश्चन लेसन के पीछे बना रखे हैं। पहले ये तो पढ़ लो एक बार। डॉट मैट्रिक्स भाई, डॉट मैट्रिक्स आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो, क्या नाम है ललित, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आपको, इसलिए ऐसा लग रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड है वो CPS में मापी जाती है। CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं भाई ललित कुमार, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ठीक है ना, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज मैं कह दूं कि डॉट मैट्रिक्स पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, कल को लाइन प्रिंटर आ जाए, आप मुझे गालियाँ नहीं दोगे। आपने बताया जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कर लो, लाइन प्रिंटर आ गया, बताओ। इसलिए मैं कभी इंपॉर्टेंट नहीं बताता। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है यार, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी का टॉपिक और आउटपुट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना। क्वेश्चन बता तो रहा मैं कैसे आएंगे क्वेश्चन। प्रिंटर की स्पीड कैसे मापी जाती है, CPS में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड कैसे मापी जाती है, CPS में मापी जाती है, ठीक है ना। अभी आ जाएंगे, अभी क्वेश्चन की ये कहा हमने, और क्वेश्चन की तो सीरीज चला रखी है, बहुत सारी सीरीज चला रखी है क्वेश्चन की तो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंट हेड छोटे पिन का प्रयोग करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड होता है जो छोटे छोटे पिन का प्रयोग करता है। इसमें कैरेक्टर या इमेज बनाने के लिए कागज़ पर टकराते हैं, ऐसे जो है प्रिंट होते हैं। ये काफ़ी किफ़ायती हैं, रिलायबल हैं भाई, चलाने में आसान है, चलाने की लागत कम है। आजकल इनका प्रयोग नहीं किया जाता, डॉट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसी जगह पर प्रयोग किया जाता है जहाँ कॉपी निकालनी हो, कॉपी मतलब कार्बन कॉपी की ज़रूरत हो, जहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत हो, कार्बन कॉपी की जहाँ पे ज़रूरत हो। डिलीवरी नोट तैयार किए जाते हैं जहाँ पर क्वालिटी इंपॉर्टेंट ना हो। इनकी स्पीड जो है किस में मापी जाती है, CPS में मापी जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में भाई, क्वेश्चन देख लेना भी कैसे आएंगे, पता चल जाएगा अभी कपिल। फायदे और नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डॉट मैट्रिक्स पहले ही क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए, पहले टॉपिक तो पढ़ लो। मेरे को समझ नहीं आती आप लोगों की भी, आप लोग करना क्या चाहते हैं मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। आप पहले डिसाइड कर लो आपने करना क्या है। एकदम से सारी चीज़ें कभी भी नहीं होती। 1 घंटा हुआ है क्लास को, मतलब 1 घंटा पहली क्लास हुई थी, ये दूसरा घंटा है, मतलब क्लास को, बुक के बैच को ये दूसरा घंटा है। और आप क्या चीज़ पूछ रहे हो, आप खुद एनालाइज करो, आप पूछ क्या रहे हो। मतलब 2 घंटे में आप मतलब HSSC पार, कमाल है भाई। 55 घंटे करने के बाद भी किसी को ये समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बड़ी बात है। आप 2 घंटे में पूछ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बेसिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कैसे बनेंगे यार, हद है भाई आप लोगों में। चलो जैसे भी आपका मूड हो भाई। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का
मेन फ़ायदा क्या है कार्बन कॉपी के लिए, मेन फ़ायदा क्या होता है कार्बन कॉपी में, ठीक है ना। प्रिंट आउट की बहुत सारी कॉपी लेनी हो, जो 2-4 कॉपी लेनी हो तब ये यूज़ किया जाता है। ये सस्ता होता है भाई, ठीक ना, एक्सपेंसिव नहीं होता ज़्यादा, विश्वसनीय होता है यानी कि रिलायबल होता है, और अन्य क्या है इसकी लागत कम है, यानी कि अगर मेंटेनेंस वगैरह कराएं तो इसका काम ठीक ठाक रहता है। रख रखाव पर चलाने की लागत जो कम है, स्याही वगैरह जो है कम खर्च आता है इसको। एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, 1 कैरेक्टर 1 टाइम। नुकसान क्या है, ज़्यादा नॉइजी है, शोर करता है, नॉइजी है, और धीमी गति से कम गुणवत्ता, क्वालिटी कम है भाई, क्वालिटी कम होती है इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो डेजी व्हील प्रिंटर भाई, नेक्स्ट कौन सा प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर की भी स्पीड जो है सीपीएस में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। इसके बाद आते हैं लाइन प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में ज़्यादा पढ़ने को कुछ है नहीं ना, ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, चेन प्रिंटर जिसको बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है, और ड्रम प्रिंटर, 2 प्रकार के होते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है वो एलपीएम में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, एलपीएम में मापी जाती है, लाइन पर मिनट। यहाँ पे एलपीएस लिखा हुआ है, इसको एम कर लेना, एलपीएस ही लिखा होगा, एलपीएस ही लिखा होगा भाई, एलपीएस लिखा है एलपीएम लिखा है, एलपीएम लिखा तो अच्छी बात है, एलपीएस लिखा तो इसको एलपीएम कर लेना। चेन प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर जो है चेन प्रिंटर होते हैं या लाइन प्रिंटर होते हैं, एक समय में एक लाइन प्रिंट करते हैं और एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। प्रिंट में चेन के सामने हथौड़े होते हैं, हथौड़े मतलब हैमर होते हैं, ये वाले ये हैमर होते हैं, इस तरीके से रिबन पे टकराते हैं और उससे पीछे कागज़ होता है और ये कागज़ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। स्याही लगी होती है और रिबन और कागज़ हथौड़ों चेन के बीच में रखा जाता है, कागज़ को हथौड़े और चेन के बीच में रखा जाता है, चेन जैसे ही रोटेट होती है और ये हथौड़े जो है टकराते हैं। सीपीएस में यानी कि एलपीएम में इसकी स्पीड मापी जाती है, एलपीएस लिखा है सर, एलपीएम कर लो भाई, लाइन पर मिनट कर लो। ड्रम प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर भी क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, 1 टाइम में लाइन प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, लेज़र टेक्निक का प्रयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेज़र टेक्निक का प्रयोग करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इंकजेट होता है या फिर लेज़र प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर जो है लिक्विड इंक का प्रयोग करता है, लिक्विड इंक का, इसकी इंक जो है ड्राई भी हो जाती है, ज़्यादा समय लगा दिया जाए तो ड्राई हो जाती है इसकी इंक। ये कम कीमत पर उपलब्ध हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी है इनकी प्रिंट, अगर देखा जाए तो 360 DPI इनकी क्वालिटी जो होती है वो 360 DPI होती है, डॉट पर इंच। DPI का क्या मतलब है, डॉट पर इंच भाई, डॉट पर इंच होती है। इंकजेट प्रिंटर जो है खरीदने में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, हालांकि ये 2,500 रुपये का 2,500-3,000 रुपये का मिल जाएगा आपको। वजन में हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में आसान होता है, ठीक है ना। गुरुजी एक क्वेश्चन आया था कि 3000 पंक्तियों को कौन प्रिंट करता है। हाँ तो क्या हुआ संदीप भाई, चेन प्रिंटर टाइपिस्ट वाला होता है। हाँ भाई वही होता है, टाइपिस्ट वाला होता है, बिल्कुल सही बात है, टाइपिस्ट वाला होता है। वो लाइन प्रिंटर का मैंने उसको क्लियर कर दिया था संदीप भाई, उसको जो है मैंने क्लास में क्लियर कर दिया था। वैसे आप जो ये क्वेश्चन पूछे, एक बार ये क्लास कंप्लीट होने दो फिर पूछना, ठीक है, एक बार ये कंप्लीट कर लें चैप्टर। नुकसान क्या है इसका, लेज़र प्रिंटर की तुलना में स्लो है भाई, स्लो है, आसानी से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जो कलर कार्ट्रेज होती है इसके अंदर, कलर कार्ट्रेज जो होती है, कलर कार्ट्रेज वो महंगी होती है भाई। लेज़र प्रिंटर पेज प्रिंटर होते हैं, पेज बाय पेज प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, पेज बाय पेज प्रिंट करते हैं, एक समय में एक पेज प्रिंट करते हैं। लेज़र प्रिंटर के जो कंपोनेंट है वो लेज़र बीम है, लेज़र बीम का प्रयोग होता है। मल्टी साइडेड मिरर का प्रयोग होता है। फोटो कंडक्टिव ड्रम का प्रयोग होता है। टोनर होती है इसके अंदर, 1200 DPI इसकी क्वालिटी होती है, 1200 DPI डॉट पर इंच, तो इसकी स्पीड जो है PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट में मापी जाती है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर कई इंजीनियरिंग डिज़ाइन करने के लिए एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन वाली एप्लीकेशन, जैसे कि यानी कि कोई मकान का हम वास्तु योजना बना रहे हैं, मकान की डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, विमान या कार के लिए कोई मैकेनिकल कंपोनेंट का डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी की शीट चाहिए अपने को, हाई क्वालिटी का आउटपुट निकालना है, बड़ी शीट पर आउटपुट निकालना है, तो हमें ग्राफिक आउटपुट अगर हमने लेना है तो किस प्रकार का डिवाइस चाहिए कि अपने को, प्लॉटर डिवाइस चाहिए। कैसी डिवाइस चाहिए, प्लॉटर डिवाइस, ठीक है ना। थर्मल भाई, उसके बाद कौन है, थर्मल प्रिंटर।
थर्मल प्रिंटर जो है एक डिजिटल प्रिंटिंग टेक्निक है जो लेपित का मतलब होता है कोटेड हुए, लेपित का मतलब क्या होता है कोटेड। थर्मोक्रोमिक पेपर, जो कुछ थर्मोक्रोमिक पेपर कोटेड होती है, थर्मोक्रोमिक इंक से कोटेड होती है, थर्मोक्रोमिक स्याही होती है इसके ऊपर, या पेपर होता है, सॉरी थर्मोक्रोमिक स्याही नहीं, थर्मोक्रोमिक पेपर होता है, उसके ऊपर इंक होती है, चिपकी होती है, मैग्नेटिक से चिपकती है। और ये थर्मोक्रोमिक पेपर जो है एक इमेज का प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, यानी कि इमेज बनती है या डॉटेड टेक्स्ट लिखे जाते हैं, टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ये साइलेंट होते हैं, चुपचाप प्रिंट करते हैं, आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में तेज होते हैं, यानी कि नॉन इम्पैक्ट होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, कम पाउडर का प्रयोग करते हैं। ये जैसे एटीएम की स्लिप निकालने में प्रयोग किया जाता है थर्मल प्रिंटर। बस की टिकट में भी थर्मल प्रिंटर यूज किया जाता है। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को मापने के लिए डीपीआई का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? डीपीआई, डॉट पर इंच का प्रयोग किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन, सिंथेसाइजर, भाषण काट देना यहाँ से भाई, स्पीच सिंथेसाइजर भाई। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है? ये टेक्स्ट डेटा को वॉइस में कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? वॉइस में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। टेक्स्ट लिखा जाए, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एम, तो ये बोल के बताएगा एम लिखा है आपने, ठीक है ना। टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करे कौन है? स्पीच सिंथेसाइजर है, जो स्पीकर के माध्यम से होगा। और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, इस क्लास के क्वेश्चनों की तरफ। इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड का सबसे डिफॉल्ट लेआउट किसे कहा जाता है? क्वेरिटी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट करवाए थे और आई थिंक ये गलत हैं बुक के अंदर, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, चेक करो इनको एक बार। हाँ, ये क्वेरिटी आएगा, ये सभी डी आंसर आएगा, इसका बी आंसर आएगा, इसका जो है ए आंसर आएगा। पॉइंटिंग डिवाइस चेक कर लेना, ठीक है ना। तीनों के तीन मेरे ख्याल से गलत थे। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में टच स्क्रीन काम करती है। रियल इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम स्कैनर करता है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ये पीडीएफ डाल दी थी मैंने, करेक्ट करके डाल दी थी। और ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में अगर पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो सबसे मेन फेमस पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। क्या होता है? माउस होते हैं। एमएआर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, अभी बताया था आपको। ऑपरेशन जिसमें घड़ी चक्कर का मतलब है यहाँ पे मशीन साइकिल, घड़ी चक्कर का मतलब यहाँ पे मशीन साइकिल है भाई। उसमें क्या शामिल नहीं है? निष्पादित करेगा मतलब होता है एग्जीक्यूट। डिकोड का मतलब होता है डीकोड। जो 3-4 पार्ट थे ना उसके, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, 3 पार्ट थे ना, फैच था, डिकोड था और एग्जीक्यूट था, ठीक है ना। उसके बाद फैच इसमें आ गया, डिकोड इसमें आ गया, एग्जीक्यूट इसमें आ गया, तो डिवाइस की स्थापना यानी कि इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस नहीं होता, ठीक है ना, ये शामिल नहीं है। CISC का उद्देश्य का मतलब CISC किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? CISC किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? CISC जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। निम्न में से किस प्रोसेसर में निर्देशों की एक निश्चित लंबाई, फिक्स्ड लेंथ, भाई फिक्स्ड लेंथ, इसमें तो फिक्स्ड लेंथ नहीं थी, इसमें तो लार्ज इंस्ट्रक्शन थे, ये तो कॉम्प्लेक्स था। ये RISC जो है, RISC ये फिक्स्ड लेंथ वाला था। प्रोसेसर जो प्रोड्यूस करने के लिए जटिल, कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है, महंगा है और कॉम्प्लेक्स है, कौन सा था वो? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC भाई। ये EPIC लिखा भाई, EPIC। कौन से CPU के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन है? मेमोरी एक्सेस सबसे तेज CPU कौन से करता है? रजिस्टर से करता है। किससे करता है? रजिस्टर से करता है। CPU के इंटरनल रजिस्टर का स्थान क्या है? ऑन चिप, यानी कि चिप पर होते हैं वो। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? लाइववेयर कह सकते हैं, उसको लाइववेयर कहेंगे। नियंत्रित करने वाले को, ध्यान रखना, कंट्रोल करने वाले को कंट्रोलर नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना, कंट्रोलर नहीं कहेंगे। CAD की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। लार्ज इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होंगी? लार्ज इंस्ट्रक्शन, बड़ी संख्या, लार्ज इंस्ट्रक्शन
CISC के अंदर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो पोर्ट है वो कौन सी दिशा में डेटा ट्रांसमिट करता है भाई, डेटा प्राप्त रिसीव करता है, दोनों दिशाओं में। द्विदिशीय का मतलब है यहाँ पे बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, इंग्लिश वाले ध्यान दें, बाई डायरेक्शन आएगा। CPU की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयोग नहीं किया जाता, नहीं पूछा है। निर्देश प्रति सेकंड है भाई, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन की संख्या, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड भाई, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। प्रति सेकंड लाखों हस्तांतरण का मतलब है मिलियन ट्रांसफर पर सेकंड, मिलियन ट्रांसफर पर सेकंड। तो ये नहीं होता, मिलियन ट्रांसफर पर सेकंड नहीं होता, ये होता है मिलियंस साइकिल पर सेकंड, मिलियन साइकिल पर सेकंड। तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। कंप्यूटर की वर्तमान में पीढ़ी कौन सी है भाई, कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी, जनरेशन 5th जनरेशन चल रही है। जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो पहचानना, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो माउस नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल। नोटपैड, लैपटॉप और कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी में आते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। मेन फ्रेम, मुख्य फ्रेम का मतलब है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन में नहीं है, रिमोट कंप्यूटर में नहीं है। ALU का हिस्सा, ALU का हिस्सा कौन है भाई, ALU खालिस्तान का हिस्सा है। इनपुट यूनिट का तो नहीं है, स्टोरेज का नहीं है, आउटपुट का नहीं है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है भाई, अंकगणित तो है इसके अंदर, ALU तो है लेकिन मॉनिटर नहीं है, ALU तो है लेकिन कीबोर्ड नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ALU है और CU भी है, कंट्रोल यूनिट CU भी है और माउस नहीं है, तो राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। न्यूज में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट पूछा है इसने, इम्पैक्ट। लेजर प्रिंटर तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर राइट आंसर। वह कंपोनेंट जिसका उपयोग आर्किटेक्चर, ड्राइंग या इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे भूकंपीय तरंगे, ये वैसे आ गया इसमें, भूकंपीय तरंगे जैसे आएगा बीच में कि जैसे भूकंपीय तरंगे आदि प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्लॉटर है भाई, क्या है, प्लॉटर है। ये लास्ट वाली लाइन हटा देना भाई, जैसे में ले लेना। आर्किटेक्चर, ड्राइंग या भूकंपीय तरंगों की इमेजेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा है, प्लॉटर है। रजिस्टर का आकार क्या है, जिसे कभी कभी क्या कहा जाता है, वर्ड साइज कहा जाता है, शब्द का आकार क्या कहा जाता है, वर्ड साइज। ऑक्सिलरी साइज नहीं कहा जाता, रजिस्टर साइज नहीं कहा जाता, रैंडम एक्सेस मेमोरी साइज नहीं कहा जाता। मॉनिटर का डैश प्रति सेकंड संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन करती है, तो रिफ्रेश रेट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट कहा जाता है। जितनी देर